फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम एफसीआई का जो सिलेबस है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने फ़िज़िकल एंड जो भी सोशल एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं उनके बारे में डील किया है, एग्रो इकोलॉजी और कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चन ऐसे वीडियोस प्रीवियसली आ चुके हैं। तो बेसिकली आपका सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड था। पहला जो है एग्रीकल्चर, सेकंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बेसिस पे। तो हम नीचे वाला पोर्शन यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को भी मतलब साथ ही साथ कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि दोनों पोर्शन जो है वो कवर होते चले जाएंगे। और ये आपके एग्रीकल्चर जिन्होंने भी एज अ ऑप्शनल लिया है यूपीएससी में, उनके सिलेबस में भी है, तो सबको हेल्पफुल हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि इकोनॉमी भी इम्पॉर्टेंट है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और पहला टॉपिक आपका है कि जो भी इश्यूज़ हैं जो कि रिलेट करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको एमएसपी भी बोलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो कि किससे रिलेटेड हैं, जो भी आपके डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो भी आपके फार्म सब्सिडीज़ होते हैं, ठीक है। और अब देख लेते हैं कि आज हम क्या देखेंगे। एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ होता क्या है ये देखेंगे, और इसकी ज़रूरत बेसिकली फार्म सब्सिडीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और एमएसपी से रिलेटेड जो इश्यूज़ है वो भी देखेंगे। ये पीडीएफ और ये जो नोट्स रहेगा मैं आपको शेयर कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन बिलो द कमेंट सेक्शन, ओके। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक आप करते नहीं हैं, ठीक है। तो लाइक प्लीज़ करिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो एक लाइक से मतलब मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला चीज़ था, हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप उसका मेन जो हेडिंग है उसके मीनिंग को जानने की कोशिश कीजिए, बाकी चीज़ें आपको फिर धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। तो सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी यानी एक बेनिफिट यानी एक फ़ायदा बोल सकते हैं या लाभ बोल सकते हैं, जो कि क्या होता है, किसके द्वारा दिया जाता है, या तो इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन बाय द गवर्नमेंट के द्वारा पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को, दैट इज़ वो फार्मर भी हो सकता है, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को, मे बी वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हो सकता है, कोई एनजीओ हो सकता है, या कोई फार्मर का ग्रुप हो सकता है, जो मतलब समूह रहता है ना, उस टाइप का चीज़। तो ये जो है सब्सिडी एक तरह का फ़ायदा या लाभ जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा किसी एक व्यक्ति को या किसी ग्रुप ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ पीपल और किसी इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है। सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश पेमेंट, रिबेट और अ टैक्स बेनिफिट। तो ये किस किस फॉर्म में रहता है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आपको पता रहना चाहिए कैश पेमेंट एंड रिबेट और जो भी टैक्स बेनिफिट रहता है उनके फॉर्म में मतलब दिया जाता है, ये जो छूट है या बेनिफिट है। सो इट इज़ गिवन टू रिमूव सम टाइप ऑफ बर्डन, क्योंकि आपको पता है जब फार्मिंग किया जाता है या एग्रीकल्चर जो भी करते हैं जिनके घर में होता है उनको पता होगा कि इनपुट जो लगाया जाता है फार्म में, जब हम खेती करते हैं किसी क्रॉप को लगाने के लिए, तो जो इनपुट्स रहते हैं वो काफ़ी महंगे रहते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो उसको ईज़िली अफोर्ड कर पाएँ। उनको काफ़ी मतलब हम बोल सकते हैं उधार लेना पड़ता है, या बहुत सारी चीज़ें उनको मतलब अफोर्ड करनी पड़ती है। वो ईज़िली जो है खेती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी मतलब पैसे बोल सकते हैं, उतना भरपूर पैसा नहीं है उनके पास, लैक ऑफ मनी वाला जो प्रॉब्लम या सिचुएशन वो होता है। तो ऐसे फार्मर्स को या ऐसे जो भी इंडिविजुअल्स हैं जिनको बर्डन हो रहा है इस टाइप का पैसों से रिलेटेड या अदर जो भी इनपुट से रिलेटेड, तो ये बर्डन को थोड़ा कम किया जाता है मतलब थ्रू द आपके सब्सिडी के फॉर्म में, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा प्रोनाउंसिएशन, उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल देती हूँ। सो नेक्स्ट, अ सब्सिडी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो ये क्या है, अगर हम इसको ऐसा देखा जाए तो सब्सिडी क्या होगा, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जो कि किसका इंस्ट्रूमेंट है, अ फिस्कल पॉलिसी का ये एक इंस्ट्रूमेंट के जैसा वर्क है। सो एग्रीकल्चरल जो सब्सिडी रहती है, ये गवर्नमेंटल सब्सिडी दैट पेड टू फार्मर्स टू सप्लीमेंट देयर इनकम एंड इनहेंस देयर प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है कि जो एग्रीकल्चरल सब्सिडी है वो फार्मर से रिलेट करेगी, क्योंकि फार्मर ही खेती कर रहे हैं,
ठीक है। तो जो फार्मर्स हैं, अगर उनको सब्सिडी मिलेगी यानी बेनिफिट मिलेगा किसी प्रकार का सरकार से, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा और उनका जो इनकम है यानी कि जो वो लगाते हैं इनपुट के फॉर्म में, तो उनको वो आउटकम जो है वो अगर नहीं मिल पा रहा है, मान लीजिए कुछ ऐसा कंडीशन आ गया कि जो उन्होंने इनपुट लगाया उसके जस्ट डबल या उसका थोड़ा सा ज़्यादा भी अगर उनका आउटपुट नहीं आ पा रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस सब्सिडी कारण उनको वो सप्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है, उनके इनकम के लिए। एंड उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि सब्सिडी मिल रहा है तो उनको चीज़ें वो ज़्यादा खरीद पाएंगे। जैसे कोई स्मॉल फार्मर है, वो जो हाई यील्डिंग वैरायटी कोई मतलब हाइब्रिड सीड है जो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, बट बिकॉज ऑफ दिस सब्सिडी वो अच्छी वैरायटी को चूज़ करेगा, अच्छी वैरायटी के सीड लगाएगा, तो उनको क्या होगा, जो सप्लीमेंट इनकम है वो भी मिलेगा और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि उन्होंने हाइब्रिड यूज़ किया है। तो ये यहाँ पर पॉइंट है ना। जो एग्रीकल्चरल सब्सिडी है, एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में। जो अभी हमारा मेन टॉपिक है, दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, यानी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़। डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ में क्या होता है, यानी इसका जो मीनिंग है वो ये होता है, डायरेक्ट यानी आपको पता होना चाहिए सीधे रूप से, ठीक, यानी इसमें फार्मर को डायरेक्टली कैश दिया जाता है, ठीक, कैश के फॉर्म में यानी नगद रुपए दिए जाते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट सब्सिडीज़। सो इंडिया में क्या होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एमएसपी। तो डायरेक्ट सब्सिडी एमएसपी जो होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये जो है ये डायरेक्ट सब्सिडी है जो कि कैश के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है फार्मर को। सो प्रोक्योरमेंट फॉर द फूड सिक्योरिटी, बफर स्टॉक, कैश ट्रांसफ़र एजेक्ट्रा। तो इंडिया में अगर हम डायरेक्ट सब्सिडी का आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि किस तरह के डायरेक्ट सब्सिडीज़ हैं, तो 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आपको अगर ये चारों ऑप्शन है तो सब में टिक लगाना है, मतलब ऑल ऑफ दिस में लगा लेना। एमएसपी, प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट फॉर द फूड सिक्योरिटी, बफर स्टॉक, कैश ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें। इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ जो हैं, दे आर सपोर्टिंग फार्मर इन एन इनडायरेक्ट मैनर, यानी इनडायरेक्ट यानी होता है सीधे तरीके से नहीं, थोड़ा घुमाकर या थोड़ा ज़्यादा घुमाकर। तो ये फार्मर को सपोर्ट करते हैं, मतलब आपका किस तरह से मैं बोलूँ इसको, जैसे कैश मिल रहा है डायरेक्ट में, बट इसमें हो सकता है वो किसी तरह का छूट हो या किसी तरह का अदर डेब्ट के रूप में या मतलब टैक्स के रूप में, इस तरह के फॉर्म में मिलता है इनडायरेक्ट मैनर में। सो इन इंडिया इट इज़ द फॉर्म ऑफ चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ और इंटरेस्ट सबवेंशंस और एग्रीकल्चर रोल, जो भी आपके लोन वेरियस, और इसके अलावा रिबेट इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। आपको पता है कि जब फार्मिंग होती है तो सिंचाई के लिए ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी लगती है और फार्मर्स जो हैं उनको वो बिल पे करना पड़ेगा। तो उसमें अगर छूट मिल जाएगी तो उनके लिए वो ईजी हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर उनकी पैसों की बचत हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट तो नहीं, फार्मर मतलब डायरेक्ट नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट में ने किसान को डायरेक्टली पैसे तो नहीं दिए, बट इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसमें छूट प्रोवाइड किया, जो कि एक इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया। इसके अलावा जो जिन्होंने भी लोन लिया है, लोन वेवर्स रहते हैं, उनको छूट मिल जाता है। और चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ में जैसा कि आपको पता है किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ये इनडायरेक्ट फॉर्म में आता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि डायरेक्ट में कौन कौन से ऑप्शन है और इनडायरेक्ट में कौन कौन से ऑप्शन है। एमसीक्यूज़ टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसा आएगा। अदर इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ दे इंक्लूड फार्मर ट्रेनिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चरल रिसर्च। और जो अदर इनडायरेक्ट के फॉर्म में फार्मर को अगर हम ट्रेनिंग दे देंगे तो वो ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके खेती कर सकते हैं। ये भी एक तरह का उनको मतलब सब्सिडीज़ के फॉर्म में वर्क करेगा, जो कि इनडायरेक्ट है। और कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि एग्रीकल्चरल रिसर्च सेक्टर में किए जाते हैं। नाउ द वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ दे इंक्लूड, कौन कौन से मतलब सब हैं एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ हैं, उनमें इनपुट सब्सिडीज़, जैसे कि आपको पता है फर्टिलाइज़र में सब्सिडी, यानी थोड़ा बचत के रूप में, मतलब कम अमाउंट में मिल जाता है फार्मर्स को। इरिगेशन पे सब्सिडीज़, पावर, सीड, क्रेडिट सब्सिडीज़, ये सारी सब्सिडीज़ रहते हैं। ये इनपुट है क्योंकि वाटर, सीड,
आपको पता है इरिगेशन, पावर, ये इनपुट है, इनको लगाओगे तो आपको आउटपुट मिलेगा जो कि आपका इल्ड होगा। तो ये है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द प्राइस सब्सिडीज़। प्राइस सब्सिडीज़ में लाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी अगर मान लीजिए फार्मर ने राइस लगाया, पल्सेस लगाया, उनका एक निर्धारित जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो डिसाइडेड रहता है थ्रू द गवर्नमेंट। कि मान लीजिए किसी साल आप उस रेट पे मार्केट में नहीं बिक रहा है वो चीज़, ठीक है, पर जिस रेट पे सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, सरकार उस रेट पे वो जो आपका क्रॉप बोल सकते हैं हम, ठीक है, जो अभी आपका ग्रेन है उसको वो उस रेट पे जो भी निर्धारित रेट है उस पर खरीदेगा। दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो फार्मर को अगर मार्केट में नहीं बिक पा रहा है बट सरकार के थ्रू वो लिया जाएगा, तो मतलब सरकार द्वारा निर्धारित जो भी रुपए हैं उन पर उनको बेचकर, सरकार को बेचकर फार्मर जो है बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। ना इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडीज़, जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सब्सिडीज़ हैं, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। एमएसपी पे हम थोड़ा डील करेंगे, ठीक है, मे बी अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा। एमएसपी गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है, एक न्यूनतम मूल्य होता है किसी भी क्रॉप का, जो कि मान लीजिए किसी, मैंने जैसे बताया कि मार्केट में वो वैल्यू नहीं मिल पा रही, पर गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी मतलब चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो, वो क्रॉप उसी रेट पे ख़रीदा जाएगा, ठीक है। तो उससे फार्मर जो है मतलब डायरेक्ट किसको बेच सकते हैं, सरकार को अपना जो क्रॉप है वो बेच सकते हैं। बीच में जो भी आपके बिचौलिया बोल सकते हैं हम, वो जो आते हैं उनको ना बेचकर डायरेक्ट अगर सरकार को बेचेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ये यहाँ पर पॉइंट है। Now, subsidies are among the most powerful instrument for the manipulation of growth rate of agricultural sector। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, पावरफुल इंस्ट्रूमेंट क्यों है यहाँ पर, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट है उसको मैनिपुलेट कर रहा है। और मैनिपुलेट कैसे होगा, क्योंकि फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनको सपोर्ट मिलेगा बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज़, तो वो अच्छे वेराइटीज़ और अच्छे अदर जो क्रॉप है राइस और वीट के अलावा भी वो ग्रो करेंगे। तो अगर मान लो फार्मर राइस और वीट के अलावा पल्सेस ग्रो कर रहे हैं, ऑयल सीड ग्रो कर रहे हैं, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट है, वो भी इंक्रीज़ होगा। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज़ होगा तो देश का जो भी आपका जीडीपी है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट है। ओके, नाउ इट इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये तो हमने इतना देखा, क्योंकि फार्मर इज़ मान लीजिए वीकर सेक्शन है यहाँ पर कोई, या स्मॉल फार्मर जो वीकर सेक्शन होते हैं, तो उनको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का, ठीक। क्योंकि कई बार क्या होता है, कमज़ोर को नहीं मिल पाते हैं पैसे, बट बिकॉज ऑफ दिस सब्सिडी जो कमज़ोर वर्ग है उनको भी बराबर रूप से पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि एमएसपी सबके लिए सेम है, चाहे वो रिच फार्मर है, चाहे वो स्मॉल फार्मर है, चाहे यानी रिच यानी आपका जो लार्ज फार्मर रहते हैं जिनके पास काफ़ी अधिक लैंड एरिया रहता है वो। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड एग्रीकल्चरल सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे हैव ग्रो एट अ वेरी रैपिड रेट। इसमें कुछ समझाने का पॉइंट नहीं है, बहुत तीव्र गति से जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सब्सिडीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसको इंक्रीज़ किया। एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ एंड फूड सब्सिडीज़ दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10% ऑफ द टोटल सब्सिडीज़ इन द कंट्री। यानी एग्रीकल्चर और जो भी फूड पे सब्सिडीज़ हैं वो पूरे आपके कंट्री में टोटल जो भी सब्सिडीज़ होती हैं, अदर चीज़ों में भी होती हैं, गैस पे और बाकी चीज़ों में भी सब्सिडीज़ होती हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पर एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर और फूड ये कोरिलेट है ना, क्योंकि हम एग्रीकल्चर फूड ही तो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना। तो 10% जो है सब्सिडीज़, टोटल सब्सिडीज़ का 10% एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ और फूड सब्सिडीज़ से मिलता है। नीड फॉर, क्यों नीड है, क्यों ज़रूरत है, ज़रूरी है क्या, ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर 60% ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज़ फ्रॉम एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री। ऑब्वियस सी बात है, हमारे लगभग अभी भी 70%, 70 to 75% जो भी आपके बोल सकते हैं हम व्यक्ति हैं, ठीक
ठीक है, वो गांव में निवास करते हैं। बहुत अब अर्बन एरिया में बहुत 25-20%, मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ, उससे भी कम जो है शहरी एरिया में रहते हैं। और अभी भी आपके 75% 70% लोगों का व्यवसाय खेती है, वो खेती पे डिपेंड होते हैं। बाकी जो भी गवर्नमेंट और जो भी प्राइवेट जॉब है वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 60 बताया है, बट हम अराउंड 70 लेके चलेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी यानी इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है या आर्थिक जो भी चीज़ें हैं वो एग्रीकल्चर पे निर्धारित है 60%, क्योंकि जब तक फूड नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसके अलावा 85% जो फार्मर्स हैं वो या तो बहुत गरीब हैं, यानी बहुत स्मॉल, यानी उनके पास लैंडलेस हैं, और लैंड भी है तो लेस देन 1 एकड़ है, और मे बी 1 से 3-4 एकड़ के बीच में है, दैट इज़ मीडियम रेंज में है फार्मर्स। मेनली दे प्रैक्टिस सब्सटेंस एग्रीकल्चर। सब्सटेंस एग्रीकल्चर उनको करना इसलिए पड़ता है क्योंकि उनके पास उतना लैंड अवेलेबल नहीं है, और है तो नॉलेज नहीं है, और उसके अलावा पैसे नहीं है उनके पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के कारण वो जो पुराने तरीके से ही खेती करते आ रहे हैं, वो न्यू चीज़ों को नहीं अपना पा रहे हैं। तो 85% यानी केवल आपके बचे शेष जो 15% है वही ढंग का खेती कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास लैंड है और पैसे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है, इनको अगर ऐसे सब्सिडीज़ मिलेंगी तो ये फार्मर्स भी अपग्रेड होंगे। तो 85% फार्मर्स जो कि नहीं अभी कर पा रहे वो भी करने अगर लगेंगे, तो आपका एग्रीकल्चरल जो भी जीडीपी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा ना। इन्हेंस इल्ड को भी बढ़ाएगा, क्योंकि फार्मर अच्छी वेराइटीज़ का यूज़ करेंगे। और जैसे कि हमने बताया आपको कि इनपुट लाइक सीड, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, दे makes input cheaper to farmer, doubling farmer income by 2022. Now promotion of the technology. Subsidized farm machinery like harvester, tractor, they will help in scientific agriculture as investigated in DPSP, ठीक है। तो ये यहाँ पर वर्क करता है जो भी प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी को, क्योंकि मान लीजिए ट्रैक्टर पे सब्सिडीज है, यानी कुछ बेनिफिट है, फार्मर को कम रेट पे मिल जा रहा है ट्रैक्टर, तो वो खरीदेंगे ऐसे हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, ड्रिलर, ये सारी चीज़ों को। तो वो क्या करेंगे, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कटाई करेंगे, या जो भी पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको करेंगे, तो फार्मर को भी बेनिफिट होगा, और न्यू टेक्नोलॉजी जो है डेवलप, जो कि साइंटिफिक तरीके से डेवलप की गई है, उनको भी प्रमोशन मिलेगा। So the price of food product will be controlled and regulated, क्योंकि यहाँ पर सब्सिडीज़, अगर हम सब्सिडीज़ लगाएंगे तो जो भी आपका फूड प्रोडक्ट्स के प्राइस हैं उनको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे एंड रेगुलेट कर पाएंगे, क्योंकि फार्मर्स अधिक से अधिक फार्मर ग्रो करेंगे क्रॉप को, तो जो कंट्रोल है फूड प्राइसेस का जो फूड प्राइसेस हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम सब्सिडीज़ नहीं देंगे तो फार्मर के पास पैसों की कमी रहेगी, कम फार्मर खेती कर पाएंगे, अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो जो आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस जो है वो बढ़ेगा, ठीक, ये प्रॉब्लम है। देन दे कैन इनकरेज अ स्पेसिफिक क्रॉपिंग पैटर्न बिकॉज प्राइस सब्सिडीज़ एंड वीट सब्सिडीज़, यानी कि डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर भी सब्सिडीज़ हमको मिलता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए भी, यानी उनको भी ये इनकरेज कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चीप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टोरेज फैसिलिटीज़, अगर ऐसी सब्सिडीज़ मिलते रहेंगी तो स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है, स्टोरेज हाउसेस बन पाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बन पाएगा, वेयर हाउसेस बन पाएगा, जो भी स्टोरेज स्ट्रक्चर है वो बन पाएंगे, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होता है। इंटरनल प्रैक्टिसेस में लाइक यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप कंट्रीज, दे हैव सब्सिडीज फॉर द एग्रीकल्चर, और रिड्यूस रिस्क ऑफ द इम्पोर्टिंग अंडर प्राइस जो भी फूड है फ्रॉम द अदर कंट्रीज, एंड ओवर 50% एम्प्लॉयमेंट कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड हैंस अर्जेंट नीड टू रिड्यूस द डिस्ट्रेस माइग्रेशन। क्या होता है कि अगर फार्मर्स के पास मतलब अच्छे से लैंड अवेलेबल नहीं है और उनके पास लैक ऑफ मनी है, पैसे नहीं है अच्छे
रूप से, तो वो फिर गांव से शहर की ओर माइग्रेट करते हैं किसी काम के लिए, यानी वो खेती छोड़कर मजदूरी की ओर जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो भी फूड प्रोडक्शन का प्राइस तो इंक्रीज होगा, साथ ही खेती करने वाले लोग जो है वो माइग्रेट होने लगेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि 50% एम्प्लॉयमेंट है खेती में। तो बहुत समझ सकते हैं आप कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि आप जब से खेती करते हैं यानी सीड लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग एंड आफ्टर दैट पोस्ट हार्वेस्टिंग इतनी सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जिसके लिए आपको काफ़ी मात्रा में लेबर्स यानी ह्यूमन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज आजकल तो मशीनरी आ गई, बट उसको अगर हम बोले मशीनरीज को भी कोई तो एक्टिवेट करेगा ना, तो ह्यूमन की तो नीड होगी ही होगी। तो ये यहाँ पर बात है। तो ये चीज़ें, और इसके अलावा थ्रू द एग्रीकल्चरल सब्सिडीज मोर नंबर ऑफ फील्ड विल बी यूटिलाइज्ड, क्योंकि अब वही बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फील्ड है वो उनका यूज़ होगा, क्योंकि ज़्यादा पैसे रहेंगे तो ज़्यादा खेती होगी। दिस आर सो मैनी केसेस ऑफ सुसाइड्स ऑफ फार्मर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये तो आपका रिसेंट केसेस हैं जो कि आपने देखा है, पैसों की कमी के कारण फार्मर जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। नाउ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर गवर्नमेंट के थ्रू हेल्प मिले फार्मर्स को। नाउ जो भी आपका स्टैग्नेंट ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर, ठीक, और एक्सपोर्ट प्रमोशन हेल्प फार्मर बी मोर कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट, क्योंकि फार्मर को अगर सरकार से बेनिफिट मिलता रहेगा तो वो ऐसे जो एक्जोटिक क्रॉप हैं, जो नए क्रॉप्स हैं, ठीक है, और जो न्यूट्रिशियस क्रॉप्स हैं उनको लगाएंगे, फ्रूट क्रॉप लगाएंगे, वेजिटेबल क्रॉप लगाएंगे। और जो भी मार्केट लेवल पे यानी वर्ल्ड लेवल पे जो मार्केट है उनमें कौन से क्रॉप का डिमांड है, उन क्रॉप को लगाने से उनकी जो कॉम्पिटिटिव नेचर आएगा फार्मर्स में और ग्लोबल मार्केट में वो कॉम्पीट कर पाएंगे। तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन भी यहाँ पर हो जाएगा। और फूड सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। मेंटेन द बफर स्टॉक, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द NFSA 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो भी उनका एम है वो 2013 का। अचीवमेंट ऑफ सोशल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। तो ये यहाँ पर सारे पॉइंट्स थे जो कि रिलेटेड आपके इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स थे कि आपकी टैक्स बोल रही हूँ मैं, आई एम रियली सॉरी, सब्सिडीज़। और हमने अभी तक देखा है कि सब्सिडीज़ क्या थी, आपको समझ आ गया होगा कि एक बेनिफिट है जो कि सरकार के द्वारा किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है। और किस तरह के एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ होती, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो कि मैंने बताया आपको कौन कौन से डायरेक्ट और कौन कौन से इनडायरेक्ट, इसकी ज़रूरत क्यों है बेसिकली, और इससे लाभ क्या हो सकता है, ये हमने देखा। अब हम MSP देखेंगे जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है मुझे पता है, ठीक है, और इससे लंबा करने से आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। MSP और मतलब जो भी इश्यूज़ रिलेटेड है टैक्स से इन आपके जो भी ये सब्सिडीज़ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। तो बस इसके बाद जो वीडियो आएगा वो उस टॉपिक पे हो रहेगा, तो 2 वीडियो रहेगा, उससे ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हैं